कि मैं आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। तापमान का डिस्टर्बेंस हो गया होगा मे बी। तो खैर, आज हम बातचीत कर रहे हैं, हमने कल के दिनों में जो टॉपिक पढ़े वो थे कलर और ऑप्टिक्स यानी प्रकाश। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है ध्वनि और तरंग यानी कि साउंड एंड वेव। तो कॉपी में नाम लिखिएगा साउंड एंड वेव, ध्यान देना। आज का यह कार्यक्रम पूरी तरह से पीपीटी आधारित है, यानी कि हम एक तरीके से खुद से बनाया हुआ कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे आपके सम्मुख, और हमारा उद्देश्य होगा कि आपको एक शुद्धतम और समझदार भरी बात समझाई जाए और न्यूनतम स्तर पर कम लेखन के आधार पर आपको कार्यक्रम संपन्न कर दिया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, ठंड तो ठीक-ठाक है। दोस्तों, अगर हम बात करें तरंग की या वेव की, तो वहीं से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। हमने देखा है कि जब कभी किसी पानी में या भरे हुए पानी के स्रोत में जब ये पत्थर फेंक देते हैं, तो कुछ इस तरह से घटनाएँ होती हैं। ये घटनाएँ कैसी हैं? तो ये अप एंड डाउन से हो रही और होती तरीके से समाप्त हो जाएँगी। कहने का आशय है कि जब किसी तरीके से आप एक कंपन उत्पन्न करेंगे या डिस्टर्बेंस उत्पन्न करेंगे, तो उस कंपन या डिस्टर्बेंस के कारण जो माध्यम के कण हैं, उनमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा या उनमें कहीं न कहीं अपने स्थान से हटना या अपने स्थान पे ही कुछ चेंजेस लाने के प्रयास करेंगे वो। तो किसी माध्यम में जो ऐसा कुछ हो रहा है, उसे ही कहा जाएगा डिस्टर्बेंस या विक्षोभ। और इसी विक्षोभ को या इसी वेव को या इसी वाइब्रेशन को एक सामान्य भाषा में तरंग कहा जाता है। तो उसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग या लहर कहते हैं, अर्थात माध्यम में उत्पन्न हुआ कंपन ही तरंग बनाता है। और जब ये कंपन या विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है, तो इस व्यवस्था को ही हम कहते हैं तरंग गति। क्या कहेंगे? तरंग गति। वही बात अंग्रेजी भाषा में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन मीडियम इज कॉल्ड वेव, और दैट इज द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन मीडियम क्रिएट द वेव। व्हेन द वाइब्रेशन और डिस्टर्बेंस वेव फॉरवर्ड इट कॉल्ड द स्पीड ऑफ वेव। यानी कि ऐसी स्थिति में तरंग की गति है वो आगे बढ़ रही है। अब ध्यान देना कि ये वेव दो तरह से होती हैं। एक होती है मैकेनिकल और एक होती है नॉन मैकेनिकल। इसको लिखना है। हाँ, बिल्कुल कॉपी आप बना रहे हैं, देखो मेरी बात ध्यान दो। हम एक लिमिटेड टाइम के लिए आपके साथ पढ़ा रहे हैं। दूसरा, इस कार्यक्रम में हमारा अंतिम उद्देश्य है कि हम वो सारी बातें बता दें जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा, आपको इसे याद भी करना है। तो कैसे करोगे याद? याद कभी पीपीटी से होता नहीं है, ये बात मान के चलना। याद कैसे होगा? याद तभी होगा जब आप इसे नोट डाउन करेंगे। तो मेरी आपको व्यक्तिगत सलाह है कि आप क्या करें, नोट डाउन करें, लिख डालें, है ना? क्योंकि इतना आपको करना ही होगा, बुरा मत मानिएगा। 20 दिन में कैसे करेंगे? हाँ, हाँ, हम आपकी बात बुरा क्यों मानेंगे? लेकिन हम आपको 20 दिन नहीं, आपको और उससे भी कम दिन में करके दे देंगे, तो आप क्या कहोगे कि वाओ! क्या जादू हुआ। और मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं 80% इन्हीं दिनों में करा के और प्रश्न आपके सम्मुख लाकर रखूँगा। तो जब इतना वादा है हमारा और ये वादा ऑनलाइन है, तो आई थिंक रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो अब रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप बाद में मुझे इसके प्रति आगाह भी कर सकते हो कि मास्टर आपने ये कहा था। तो हमारा ये प्रयास है। हम ये कभी नहीं कहते कि हम, या कभी कोई कह नहीं सकता कि वो आयोग के साथ मिला हुआ है, उनके प्रश्नों को जानता है। बट हाँ, कई वर्षों का अपना एक अध्ययन कार्यक्रम होता है, तो इसलिए ऐसा हम कर सकते हैं। मान के चलें कि मंडे से हम आपकी क्लास को डेली 3 हावर करने चल रहे हैं, यानी कि प्रतिदिन हम 3 घंटे के स्तर पर करेंगे। बाकी अगर आपने पहले से साइंस पढ़ रखा है, तो आप पढ़िए उसको। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो इस भरोसे है, वो मुझ पर भरोसा रखें, काम चलेगा, है ना? आवश्यक है कि 14 साल पढ़ा जाए किसी चीज़ को, तभी भरोसा बने कि भाई इसको हमें काम करना है। कम समय में भी बेहतर प्रदर्शन किए जा सकते हैं, है ना? आइए देखते हैं। लिखा नहीं बेटा, है ना? आप इस पे भरोसा करो। चलिए, तो तरंग के 2 प्रकार हैं, एक है मैकेनिकल, एक है नॉन मैकेनिकल, ठीक? या हिंदी भाषा में कहते हैं इसको यांत्रिक तरंग, और दूसरा कहते हैं अयांत्रिक, यानी कि नॉन मैकेनिकल, अयांत्रिक तरंग। तो अब बात ये समझनी है कि यांत्रिक तरंगें कौन-सी तरंगें होती हैं? पहली बात तो कि जब कंपन किसी माध्यम में उत्पन्न होता है, किसी माध्यम में उत्पन्न होता है, तो यह तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं। यांत्रिक तरंगें होती हैं। अर्थात कहने का आशय है कि ठोस, द्रव और गैस, मूलतः इन 3 माध्यमों में इन तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन वहीं जो अयांत्रिक तरंगें हैं, यह बिना माध्यम के ही उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ पर पॉइंट करना है कि यह बिना माध्यम, यानी कि जो निर्वात की अवस्था है, इनकी वैक्यूम की स्थिति है, में भी मतलब माध्यम में होंगी, लेकिन मेन काम क्या है? निर्वात का मामला है। तो यह बिना माध्यम में भी या बिना माध्यम के भी, यहाँ पर कर देना, बिना माध्यम के भी उत्पन्न होती हैं। और इन्हें कई बार हम नाम देते हैं। नाम क्या है इनका? इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण के नाम से जानते हैं। जैसे आप सोचना कि जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, तो वो एक तरंग की तरह ही तो आ रहा है। हमने आपको पहले ही समझा रखा। लेकिन जो सनलाइट है या जो सूर्य की किरणें हम तक आ रही हैं, वो वास्तव में निर्वात से भी होकर के आ रही हैं। याद होगा कि 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड गति हासिल करी निर्वात में, और जब माध्यम में, तो उनकी गति में थोड़ी कमी आ जा रही है। तो निर्वात में जब वो गतिमान है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यवहार कैसा दिखा रही हैं? तो उनका व्यवहार है नॉन मैकेनिकल वेव या अयांत्रिक तरंगों का। मेरे दोस्तों, ये जो नॉन मैकेनिकल वेव या अयांत्रिक तरंगों का कॉन्सेप्ट है, यह एक नए चैप्टर में पढ़ा जाता है, जिसमें हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे या नया अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम हमने आपको पाठ्यक्रम बताते समय समझा रखा था। वो था स्पेक्ट्रो स्कोपी। क्या नाम था? स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक? तो जब इस पर आएँगे तो इसे पढ़ा जाएगा। बाकी अभी जो हम यांत्रिक तरंगों की बात कर रहे हैं, इनके बारे में आइए देखा जाए। इनके बारे में हम समझेंगे कि वास्तव में यांत्रिक तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं। तो अगला जो चैप्टर होगा, अगला जो सॉरी टॉपिक होगा, उसे हम बात करेंगे कि मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंगों के प्रकार। ध्यान देना, यहाँ पर लिखना है यांत्रिक तरंगों के प्रकार। और ये 2 प्रकार की तरंगें हैं। पहली हैं जिन्हें बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, या हिंदी भाषा में कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंगें कहेंगे। और दूसरी है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यानी कि नंबर 2, इन्हें कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य तरंगें कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों 2 तरंगें हमें मिलेंगी, जो कि यांत्रिक तरंगों में है। एक अनुप्रस्थ है और दूसरी अनुदैर्ध्य है। तो हम अब इन दोनों को समझेंगे। कि पहले समझते हैं अनुप्रस्थ तरंगों को, है ना? तो अनुप्रस्थ तरंगों को समझने के लिए एक फिगर पर काम करना होगा, जिसकी परिभाषा शामिल की गई, उसको हम देखेंगे। जैसे मान लो एक रस्सी है जो कि अप और डाउन हो रही है, और ये रमेश को पकड़ा दी गई कि भाई रमेश, इसको ही आपको करना है। तो अब इस रस्सी को रमेश अप और डाउन मल्टीपल टाइम में कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ध्यान देना, अब
इस रस्सी की जो गति है, इस रस्सी का जो कंपन चल रहा है या इस रस्सी का जो एक तरीके से तरंग चल रहा है, वो शायद यहाँ से शुरू हो रहा होगा और अप और डाउन होते-होते यहाँ तक पहुँच रहा है। लेकिन ज़रा सोचो कि क्या इस रस्सी का जो कण है, वो भी ऐसे चला? नहीं, वो एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, ऐसा चल रहा है ना? अर्थात ये जो ऊपर है और ये इस तरफ से है, इनके बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। ये है तरंग की दिशा, ये डायरेक्शन हो गया किसका? वेव का, और जो ऊपर का डायरेक्शन है, ये हो गया कण की दिशा। जो कि पार्टिकल है, ऊपर-नीचे हो रहा है, माइग्रेट करने के आधार पर। तो अब हमने पाया कि द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ द वेव दोनों के बीच में हमें 90 डिग्री का कोण या परपेंडिकुलर बन रहा है। तो अगर ऐसा कभी हो रहा है, तो ये घटना कहलाएगी, ये वेव कहलाएगी ट्रांसवर्स वेव। ये लिखा है कि जब तरंग के माध्यम के कण कंपन की दिशा, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हो जाते हैं, यानी कि दोनों 90 डिग्री हो जाते हैं, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है ना? द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ वेव, देन दिस टाइप ऑफ द वेव और कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। इस तरह की तरंगों को हम ट्रांसवर्स तरंगे कहते हैं। अब सवाल देखना, जब हम ट्रांसवर्स तरंगों को देख रहे होते हैं दोस्तों, तो एक बार इसका ऊंचा वाला सिरा दिखता है और एक बार इसका नीचे वाला सिरा दिखता है। ऊंचे वाले को हम कहते हैं क्रस्ट, TREST, ये इसे हिंदी में कहा जाता है श्रृंग। नीचे वाले को बोलते हैं थ्रो और हिंदी में कहते हैं गर्त। यानी कि जब ट्रांसवर्स वेव क्रिएट हो रही हैं, तो एक बार श्रृंग बनता है और दोबारा गर्त बनता है। यही बात है कि अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के दौरान श्रृंग और गर्त बनते हैं। श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। क्रेस्ट एंड थ्रो आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। दूसरा ध्यान रखना है कि यह तरंगें केवल कहाँ हो रही हैं? ठोस माध्यम में होती हैं, और दूसरा द्रव की केवल ऊपरी सतह पर होती हैं, यानी कि ओनली जनरेटेड ओनली इन अपर सरफेस ऑफ लिक्विड एंड इन सॉलिड मीडियम। जैसे मान के चलना कि ये कोई पानी बह रहा है, मान लेते हैं कि पानी का बहाव है। तो अगर ये पानी का बहाव है, तो जो इसकी सबसे ऊपरी सतह है, यानी कि दिस लेयर, यहाँ पर जो वेव है वो कौन सी है? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर ट्रांसवर्स है। लेकिन अब आप सोचो कि निचले लेयर पर यहाँ ट्रांसवर्स नहीं है, ठीक है? तो केवल कहाँ पर? तो आप कह सकते हैं कि ओनली विथ अपर लेयर, केवल ऊपरी परत पर ये ट्रांसवर्स होती हैं। जैसे मान लो कोई सुनामी आ रही हो, ये एक सुनामी की लहरें हैं। तो अब मान लो कि ये सुनामी है, तो लहरें जो उठ रही हैं ऊपर की तरफ, ये हमेशा कैसी हैं? ये ऊपरी परत की लहरें हैं, ऊपरी परत की लहर है। अब ऊपरी परत की लहर है, तो सीधी-सी बात है, इसमें क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा कि इसमें अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। इसमें जैसे मैं मान लो कि टक, टक, टक कर रहा हूँ, तो ये हमारे सामने एक डाइस रखा है, जो सॉलिड है, ठोस है। तो आप क्या कहोगे? इसमें कौन-सी तरंग अभी निकली? तो आप कहोगे ट्रांसवर्स। क्यों? जैसे अभी बॉटल है, तो ये ठोस है अभी ना हमारे लिए, ठोस है। तो हमने इसमें ठोस में ऐसे वाइब्रेट करा है, तो इस तरह की आवाज़ आई, तो क्या कहोगे? ये ठोस में है। लेकिन अब जैसे ये हमारे पास एक हमारा एक पेय पदार्थ है, काढ़ा है ये, गला हमारा चोक कर गया, पूरी तरह से बोली नहीं निकल रही है। बोल रहे हैं तो गला पकड़ रहा है। अब इसको ऐसे मतलब मुँह किए, तो ऊपर की जो लेयर है, वो अनुप्रस्थ है, नीचे की लेकिन नहीं है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो अनुप्रस्थ तरंगों के हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रकाश तरंगें। प्रकाश तरंगें, आपने देखा होगा कि प्रकाश तरंगें कुछ ऐसे ही तो आ रही थी। जब प्रकाश वेव नेचर में था, तो प्रकाश वेव नेचर में एक बार अगल ऊपर-नीचे हो रहा था। यानी कि एक बार श्रृंग और एक बार गर्त के स्तर पर दिखा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ हो जाएगा। लगभग हीट वेव या उष्मीय तरंगें जो होती हैं, ये भी श्रृंग और गर्त की स्कीमा आगे बढ़ती हैं। वाटर वेव और सुनामी, अभी हमने बताया कि जो ऊपरी तरंगें हैं वाटर वेव या सुनामी, वो ट्रांसवर्स हैं। रेडियो तरंगें जो चलती हैं, रेडियो प्रसारण के लिए, तो रेडियो तरंगें भी ट्रांसवर्स वेव का व्यवहार करती हैं। इसके अलावा जो भूकंपीय तरंगें हैं, और खास करके भूकंपी में कौन सी? तो जवाब हो जाएगा स्पेशली जो एस वेव है, ये वाली जो सिस्मिक वेव निकलती है ना इस तरह से, तो ये भी एक बार ऊपर एक बार नीचे स्ट्रिंग और गर्त बना रही है, अप डाउन कर रही है, तो इनको क्या कहेंगे? भूकंपीय। दूसरा स्ट्रिंग वेव, जैसे अभी रमेश देखो आजकल वो बजाता है सितार, डिंग 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 डिंग, तो सितार बजा रहा है, तो अब उसका जो वायर है ना, वो क्या कर रहा है? वो वायर को ऐसे हल्का-हल्का प्रेस कर रहा है, तो प्रेस करे तो उसमें एक स्ट्रिंग और गर्त जैसी स्थितियाँ बन रही है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रिंग वेव, है ना? भूकंपीय तरंगों को हम रेले सरफेस वेव या सरफेस वेव या सिस्मिक वेव भी कह देते हैं। तो इस तरह से अपने पास कुल 6, 7, 8 ऐसे एग्जांपल्स हैं, जो अनुप्रस्थ तरंगों को समझाने के लिए बाकायदा योग्य हैं, क्षमतावान हैं। अब इतना अगर आप बीपीएससी, एईडीओ के लिए जा रहे हैं, तो दैट्स इनफ, कोई दिक्कत नहीं, अनुप्रस्थ से सवाल करेंगे, तो आप इसे सही तरीके से लगा सकते हो। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल। तो अगला हमें समझना है कि ये लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्ध्य कैसे कार्य करती हैं या क्या इनकी भूमिका है। बात को समझना कि इसमें जो मान लो कि तरंग की दिशा है, ठीक है? तो सेम यही दिशा कण के कंपन की भी होती है। कण का जो वाइब्रेशन है या कंपन है, वो भी सेम डायरेक्शन में होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम एक स्प्रिंग लेते हैं, तो स्प्रिंग क्या कर रहे हैं? ऐसे दबा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दबा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दबा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इस तरह से। तो ऐसी स्थिति में स्प्रिंग को हमने दबाया, तो तरंगें भी निकली और कण भी इसी दिशा में दब गया। यानी कि दोनों समान दिशा में हो जाते हैं। इसमें खास बात क्या है कि एक बार स्प्रिंग बहुत सघनता के साथ होती है, यानी कि इसमें सघनता आ रही है, और दूसरा स्प्रिंग एक बार बहुत विरल हो जा रही है, अर्थात इसमें हमें विरलता भी दिखाई देती है। इसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? रेयर फ्रैक्शन कहते हैं, जो विरलता है, और जो सघनता होती है, इसे कहते हैं कॉम्प्रेशन। क्या बोलेंगे? कॉम्प्रेशन। तो अब ध्यान ये रखना है कि जब माध्यम में कण और तरंग दोनों के संचरण की दिशा एक दूसरे के समानांतर होने लगे, यानी कि पैरेलल, देखो ना, तरंग भी उसी दिशा में बह रही है और उसी के पैरेलली कण भी कंपन करना शुरू कर दिया, तो इस तरह की जो घटना घट रही है वेव फॉर्मेशन की, उसे कहा जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगे। क्या कहा जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंगे कहेंगे, है ना? और जब अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो अब ध्यान रखना कि इसमें एक बार संपीड़न होता है और एक बार विलयन होगा। वो तो बताया ही। एक खास बात, ये सभी माध्यम में उत्पन्न हो जाती हैं, अर्थात अनुदैर्ध्य तरंगे सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस, तीनों माध्यम में उत्पन्न हो रही हैं, और अतः बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम कहें कि भाई कि आंतरिक परत में और गैस दोनों में अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, जबकि ठोस माध्यम में जैसे अभी देखा गया ना, जैसे अनुप्रस्थ की बात करें, ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ की, तो इस ये कहाँ-कहाँ उत्पन्न हुआ? तो जवाब हो जाएगा ये कहाँ है?
ठोस माध्यम में और ऊपरी द्रव की सतह पर। दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल की बात करें या अनुदैर्ध्य की बात करें, तो ये ठोस में भी, द्रव की ऊपरी सतह पर भी और साथ ही साथ द्रव की निचली सतह पर भी और साथ ही साथ गैस में भी, यानी कि ये सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। तो अब जरा देखो कॉमन क्या है? कॉमन की बात करें कि जो दोनों में उत्पन्न हो, यानी तरंगें ऐसी कौन सी हैं जो कॉमन है, यानी कि जिसमें ट्रांसवर्स भी क्रिएट हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल। तो ठोस और द्रव की ऊपरी सतह, ठोस और द्रव की ऊपरी सतह, ये कॉमन हो गया ना? तो हम कह सकते हैं कि ठोस माध्यम में और दूसरा द्रव की ऊपरी सतह पर, द्रव की ऊपरी सतह पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों उत्पन्न हो सकती हैं। समझ में बात आ गई ना, ये बात कॉमन वाली बात कि भाई ट्रांसवर्स ठोस में हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल भी ठोस में हो रही है। ट्रांसवर्स अपर लेयर ऑफ सरफेस लिक्विड सरफेस हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल भी अपर लेयर लिक्विड सरफेस हो रहा है। तो जब भी हम मान लो अब आपसे पूछें कि इसमें कौन सी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो आपका जवाब होगा बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। जैसे हम आपसे पूछें कि जरा ये बताओ कि ये समुद्र की लहरें उठ रही हैं, मान लो ये सुनामी है। अपने एक अध्यापक भी हैं इसी नाम से, है ना, आई थिंक आप जानते होंगे, तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। तो अब आपसे मैं कहूँ कि ये ट्रांसवर्स हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल है, तो चूंकि सुनामी वास्तव में क्या है, ये है अपर लेयर ऑफ वाटर या अपर लेयर ऑफ द सी, यही तो बना, तो यही बना। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हो कि ये अनुप्रस्थ भी है और प्लस में अनुदैर्ध्य भी है, यहाँ पर अनुप्रस्थ भी है और अनुदैर्ध्य भी है। उम्मीद है अब इस बात को आप समझ गए होंगे। दोनों होगा ना? अच्छा एक सवाल आप बताना मुझे कि सपोज दैट एक नाव है जो पानी में बह रही है, पानी में बह रही है। तो अब आपसे सवाल ये है कि इस नाव के द्वारा, इस नाव के द्वारा, इस नाव के द्वारा कौन सी, कौन सी तरंग पानी में बनाई जा रही है, तरंग पानी में बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, बताना भाई। तो उत्तर क्या होना चाहिए? आपको उत्तर तो आना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा बोथ। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये कैसा है, अपर लेयर पर चल रही है ना, तो अब इसमें अनुप्रस्थ भी होगा और इसमें अनुदैर्ध्य भी होगा, अनुप्रस्थ भी होगा और अनुदैर्ध्य भी होगा। आई थिंक सबके उत्तर सही आ रहे हैं आपकी तरफ से। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल अनुप्रस्थ की चर्चा कर रहे हैं। नहीं बेटा, दोनों होगा ना, क्योंकि ये पानी अपर सरफेस पे चल रही है नाव, है ना? चलो अगला उत्तर दीजिएगा, अगला उत्तर दीजिएगा। ये है रमेश और ये है संगीता, है ना? इन्होंने कहा ओ जी, सुनते हो, सुनते हो। तो अब ये जो साउंड है, ये साउंड इनके कानों तक आया। अब उत्तर ये है कि जो साउंड बना या यहाँ की आवाज इनके कानों तक आई, वो किस तरह की वेव है? इन्होंने कहा कि जी मैं सुनता हूँ, बताएं। तो ये संगीता बताएं। तो समझ नहीं आया, समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा ना।
हेलो, हेलो। आया भाई? ठीक है? हेलो, चेक माइक चेक। ठीक है। वो माइक गड़बड़ हो गया था, तो एक नया माइक लाया गया है। तो हम लोगों ने बहुत साइलेंटली बहुत सारे सवाल किए। ग्रीस का गाना सुनिए हम लोग। चलिए, तो इतना सारा हम लोगों ने लगा लिया ना बैठ करके, आइए देखते हैं। तो अगले एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे अंदर तरंगों के एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये कमेंट तो कर दो भाई सही। चलिए, इसके बाद सुनामी में भी देखा गया, दोनों हो सकती हैं। फिर जो स्प्रिंग वाइब्रेशन है, जो स्प्रिंग वाइब्रेट करती हैं, ये भी कैसी हैं? अनुदैर्ध्य हैं। ठोस में जो वेव्स निकलती हैं, वो भी कैसी हैं? अनुदैर्ध्य हैं। अल्ट्रासाउंड जो होता है, जो अल्ट्रासाउंड वेव निकलती हैं, वो भी अनुदैर्ध्य हैं और साथ ही साथ जो प्रेशर वेव इन गैसेस होती हैं, वो भी लॉन्गिट्यूडिनल है, अनुदैर्ध्य होती हैं। तो मज़ा आया बिना साउंड के पढ़ने का? ठीक। तो प्रकाश कौन-सी तरंग है? बेटा अभी जस्ट बताया गया ना पूजा कुमारी। पहले पहले देखो मैंने यहाँ पर बताया था। हमें ना ब्रेन को खोल करके पढ़ना है बेटा। यहाँ पे देखो ये लिखा है। यह एक प्रकार का कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग, लेकिन तरंग है नहीं, ये तेरा व्यवहार करती है। क्योंकि प्रकाश तो कैसी है? आयांतरिक तरंग है ना, लेकिन अगर आप व्यवहार पूछोगे कि बिहेव कैसा है? तो बिहेव लाइक ए ट्रांसवर्स, बिहेव लाइक ए ट्रांसवर्स। ठीक? ट्रेन वाला का दोनों होगा, दोनों। ठोस तो है ना वो। जब वो ठोस है, तो उसमें दोनों होंगे, अनुदैर्ध्य भी होगा और अनुप्रस्थ भी होगा। ट्रांसवर्स होगा ना, दोनों होगा बेटा। ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडिनल मैंने पूरा बता रखा है। यदि आप इसे क्रमबद्ध समझ जाएँगे तो आप किसी भी तरह का उत्तर दे सकते हैं। खैर आगे बढ़ा जाए। अगला है कुछ शब्दावलियाँ जो कि तरंगों से कनेक्टेड होती हैं। हाँ, साइलेंट मोड स्टडी चल रही थी, अब क्या कर सकते हैं, किया जा सकता है ना। तो देखो एक शब्द है एम्पलीट्यूड जिसे कहते हैं आयाम। तो इसे समझा जाए क्या है? ध्यान दो। मान लो कोई हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है और वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की है, यानी कि उसका जो स्विंग है सबसे ऊँचाई पर कितना गया, तो जो सबसे ऊँचाई पर गया, उस ऊँचाई को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड या आयाम। क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड या आयाम के स्तर पर जानते हैं। देखा जाए कि सरल आवर्त गति करता हुआ कोई कण जब अधिकतम कंपन करे तो अधिकतम विस्थापन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो इसे ही आयाम कहा जाता है और जिसे हम डिनोट करते हैं मीटर अथवा सेंटीमीटर से। और ध्यान देना कि एम्पलीट्यूड इज़ डिटरमाइन द, ये गलती है, हटा देते हैं इसको। इसको हम आगे समझाएँगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि एनर्जी एंड इंटेंसिटी डिपेंड ऑन इट। ध्यान देना, जो ध्वनि की ऊर्जा है, ध्वनि की ऊर्जा तथा तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। आयाम पर निर्भर करती है। आयाम पर निर्भर करती है। इसे ध्यान में रखना है। किस पर? तो ये पॉइंट ध्यान देना, आयाम पर निर्भर करती है। ठीक? अगला है तरंग-दैर्ध्य, वेवलेंथ। ये क्या है? देखो, वेवलेंथ का या तरंग-दैर्ध्य का मतलब होता है डिस्टेंस, दूरी। मतलब कि तरंग-दैर्ध्य दूरी को प्रदर्शित करता है। एक कंपन के दौरान तय की कुल दूरी को हम तरंग-दैर्ध्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम शुरू करते हैं कि ये एक वाइब्रेशन हो रहा है और यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ से हम एक शुरू करते हैं, ये वाइब्रेशन हो गया 1/4, ये वाइब्रेशन हो गया यहाँ आधा 1/4, फिर ऊपर बढ़े तो ये हो गया 1/4 और फिर ऊपर बढ़े यहाँ पर पहुँच गए तो ये हो गया 1/4। तो वास्तव में हम यहाँ से यहाँ आए हैं ना, पर इस यहाँ से यहाँ आने में ये एक स्ट्रिंग है और ये भी एक स्ट्रिंग है। तो एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग की यात्रा की गई। लेकिन एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग की यात्रा में हमने ये देखा कि वास्तव में हमने 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 ये चारों को हम ऐड ऑन कर लेते हैं, तो वास्तव में हमें मिला क्या? 1। तो यह एक कंपन, तो वही कहा गया कि एक कंपन के दौरान तय की गई दूरी, तो आपने कितनी दूरी तय की बेटा? तो आपने तो बस खाली एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग की दूरी तय की। अर्थात कि ये जो डिस्टेंस हमें दिखाई दिया, इसे क्या कहा गया? तरंग दैर्ध्य कहा गया। अगर आप इसे और आसान तरीके से समझें या और सेटअप जानें, तो वास्तव में एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग अथवा एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ, क्योंकि एक कंपन पूरा होने में एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग अथवा एक गर्त से दूसरे गर्त आप पहुँच गए थे। ठीक है ना? ये बात ध्यान देना। वही बात लिखी गई, किन्हीं 2 क्रमागत स्ट्रिंगों अथवा किन्हीं 2 क्रमागत गर्त के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को कहा गया वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। इसे ध्यान रखना। इसको भी हम मीटर से चिन्हित करते हैं। अगला है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी दोलन अथवा कंपन कर रही एक वस्तु 1 सेकंड में कितना कंपन कर लेती है, उसके चक्कर को 1 सेकंड में कितना चक्कर पूरा कर रही है, वही उसका आवृत्ति कहलाता है और इसे चिन्हित कर फ्रीक्वेंसी दोलन अथवा कंपन कर रही एक वस्तु 1 सेकंड में कितना कंपन कर लेती है, उसके चक्कर को 1 सेकंड में कितना चक्कर पूरा कर रही है, वही उसका आवृत्ति कहलाता है और इसे चिन्हित करते हैं हर्ट्ज या चक्कर। जैसे ध्यान देना, यहाँ पर 3 आपको चित्र दिखाए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ये और एक ये। इसके बीच देखो दूरी बहुत ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी स्लो होगी। लेकिन यहाँ पर देखना, यहाँ दूरी कम है, तो फ्रीक्वेंसी तेज़ होगी और यहाँ पर दूरी बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी तेज़ी से चलेगी। अर्थात ये ध्यान रखना कि यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ लो फ्रीक्वेंसी। लेकिन दूरी जितना ज़्यादा होगी उतना वेवलेंथ बढ़ेगा। अर्थात ये ध्यान रखना है कि आवृत्ति बराबर 1 बटा तरंग दैर्ध्य, 1 बटे तरंग दैर्ध्य। यानी दोनों का उल्टा संबंध होगा, है ना?
जैसे यहाँ पर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल के बीच दूरी ज़्यादा है। इसलिए अब सोचो कि ऐसे मान के चलो कि ये रमेश का घर है और ये संगीता का घर है, जिसके बीच दूरी है 5 किलोमीटर। कितना है? 5 किलोमीटर। तो अब दूसरी बात, इस बार रमेश ने एक घर नया बनवा लिया यहाँ पर, ये हो गया रमेश न्यू हाउस, जिसकी दूरी है मात्र 500 मीटर। तो मैं आपसे कहूँ कि दूरी ज़्यादा कब थी? 5 किलोमीटर की, तो रमेश का चक्कर कम लगेगा ना, तो आवृत्ति कम हो जाएगी। इधर क्या है, रमेश एकदम संगीता के घर के बगल घर बनवा लिए हैं। यानी अब आपको समझना है कि 500 मीटर आ गया, तो रमेश दिन भर में क्या कर रहे हैं? जैसे ही आप चक्कर बढ़ा लेंगे, कारण उनका उद्देश्य है संगीता के घर का चक्कर लगाना। तो यही कहानी है कि यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए लो फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पर वेवलेंथ मीडियम है, इसलिए मीडियम फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पर वेवलेंथ बहुत लो है, इसलिए फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी। तो ये तीनों बातें हमें इस कॉन्सेप्ट में समझनी थी, जो कि आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम पूछें रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, अर्थात आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य में संबंध, तो अभी जस्ट पढ़ा गया है कि n = 1 अपॉन लैम्ब्डा, अर्थात आवृत्ति बराबर आवृत्ति बराबर 1 बटे तरंग दैर्ध्य, 1 बटे तरंग दैर्ध्य। तो ये संबंध आपको हमेशा याद रखना है। 1 घटेगा तो 1 बढ़ जाएगा, 1 घटेगा तो 1 बढ़ जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो चैप्टर है वो है साउंड यानी कि ध्वनि। अभी साउंड या ध्वनि क्या है इसको समझते हैं। जैसे हमने आपको ये जो इतना देर तक कार्यक्रम किया, ये वास्तव में साउंड ही तो था। अब ये अचानक हमारा साउंड गायब हो गया, तो हमारी पूरी क्लास प्रभावित हो गई, है ना? तो साउंड एक तरीके से वाइब्रेशन है, एक तरंग है, जो कि व्यक्तियों की अपनी व्यक्तिगत परख क्षमताओं के आधार पर सुनी जाती है। हो सकता है आपको वो ध्वनि कम सुनाई दे, हो सकता है हमको ध्वनि अधिक सुनाई दे, तो इसकी अपनी परिभाषा है, लिखा गया है कि साउंड या ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, जो वायु की संवेदना पर आधारित है। यह सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है। अगर सभी माध्यम उत्पन्न हो सकती है, तो कैसी तरंग होगी वो? अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में, क्योंकि अनुदैर्ध्य सब माध्यम उत्पन्न होती है। अलग-अलग जीवधारियों के कान की संवेदना अलग-अलग परास की ध्वनियों के लिए सुनने के लिए है। तो जब भी ध्यान देना, साउंड क्या है? तो साउंड एक तरीके से मैकेनिकल वेव है। ये आप पहले से जानते हो। कैसी तरंग है ये? ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग में कैसी तरंग? जवाब हो जाएगा यह एक प्रकार की अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तीसरा कि इस अनुदैर्ध्य है, तो इसमें क्या होगा? संपीड़न और विरलन होगा, है ना? ध्यान रखना क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनुदैर्ध्य होने के नाते हमारी जो ध्वनि निकलती है, उसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन अथवा संपीड़न अथवा विरलन उत्पन्न होता है, और अनुदैर्ध्य होने के नाते यह सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है, अर्थात ठोस, द्रव और गैस, तीनों में आप ध्वनि को हासिल कर पाएँगे। तो ये थोड़ा-सा परिचय रहा साउंड का। अब साउंड के 3 तरह के प्रकार हमको देखने को मिलेंगे। जैसे अल्ट्रासाउंड, ऑडिबल एरियाज़ एंड इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड एंड ऑडिबल एरियाज़, अर्थात ध्वनि को हमने 3 भागों में बाँट रखा है। क्योंकि अब आज का जो समय है हमारा पूरा हुआ, तो इतना जितना मैंने आपको बैक पढ़ाया इसे नोट कर लीजिएगा, और कल हम आपको समझाएँगे ध्वनि के प्रकार, और उसके साथ आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ ले चलेंगे। बहुत-बहुत थैंक यू, नमस्ते। सोमवार से हम इस कार्यक्रम को 3 घंटे के आस-पास ले जा रहे हैं, जिससे कि हमारे पढ़ाने की जो समय सीमा है उसमें वृद्धि हो, और हम फिज़िक्स को बहुत शानदार तरीके से आपको समझा सकें। थैंक यू। तो बातचीत कर रहे हैं साउंड एंड बीट, यानी कि ध्वनि और तरंग पर चर्चाएँ चल पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ध्वनि तरंगे और उनके प्रकार कितने होते हैं, और हमने यहीं पर कार्यक्रम को स्टॉप किया था। तो यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं कि ध्वनि तरंगे और उनके प्रकार। तो हमने देखा था कि ध्वनि तरंगे एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे हैं या लॉन्गिट्यूडिनल वेव थी, और लॉन्गिट्यूडिनल के साथ-साथ इनमें रिफ्लेक्शन और कंप्रेशन यानी कि संपीड़न और विलयन होता है, और ये सभी माध्यमों में संचरण करने में सक्षम होती हैं, यानी कि ठोस, द्रव और गैस आदि में। तो अभी आज इस कार्यक्रम को और अधिक आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ध्वनि तरंगे। 3 तरह की ध्वनि तरंगे हैं, इंफ्रासाउंड, ऑडिबल साउंड और अल्ट्रासाउंड, जिसे हम कुछ को सुन सकते हैं और कुछ को सुनने की क्षमता हमारी नहीं है। तो अगर हम इसे बाँटें तो ध्वनि को हमने एक तो रखा है जो हमारी श्रवण क्षमता की ध्वनि है, इसे देखेंगे, और श्रवण क्षमता की ध्वनि का अपना एक रेंज होता है या परास होता है, जिसे हम कहते हैं 20 हर्ट्ज आवृत्ति से ऑन एवरेज 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति। यानी कि हमारे जो कान हैं वो इसी आवृत्ति या इसी फ्रीक्वेंसी की रेंज को सुनने में सक्षम हो सकते हैं। ना तो इससे नीचे सुन सकते हैं और ना ही इससे ऊपर हम सुन सकते हैं, पर बहुत से ऐसे जीवधारी हैं जो इसके ऊपर और इसके नीचे भी सुनने की क्षमता रखते हैं। खैर, इसमें से ध्यान रखना कि 1000 हर्ट्ज से लेकर के 5000 हर्ट्ज, ये जो रेंज होती है, ये सबसे बेहतर ध्वनि मानी जाती है। यानी कि जो बेस्ट हियरिंग रेंज है, या सबसे बेहतर श्रवण की जो रेंज है, वो यही है। यानी कि ना बहुत तेज़ सुनना है अपन को, ना ही अपन को बहुत धीमा सुनना है, लगभग इस स्तर पर सुनना है। तो ये तो हो गया ऑडिबल रेंज, लेकिन जब हम 20,000 हर्ट्ज से नीचे, इससे नीचे चलें, यानी कि कितना? तो ध्यान देना कि 20,000 हर्ट्ज से नीचे चलते हुए और 0.001 हर्ट्ज तक, अगर ये कोई रेंज हमें मिली मान लो, तो वास्तव में ये जो रेंज है, इसे कहा जाता है इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड, या हिंदी में कहते हैं अवश्रव्य तरंगें। क्या बोलेंगे? अवश्रव्य तरंगों के नाम से जानते हैं। लेकिन कई बार इससे ऊपर की भी ध्वनि होती है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर की आवाज़ जा सकती है। हमारे कान नहीं सक्षम है, लेकिन अन्य जानवर के कान सक्षम है। तो अगर हम इससे ऊपर चलेंगे, और कितना ऊपर गए, तो जवाब हो जाएगा सैकड़ा, हज़ार, 10,000 हर्ट्ज, यानी कि 20,000 हर्ट्ज प्लस, और अप टू आप इन्फिनिटी तक भी जा सकते हो। तो वास्तव में ये जो रेंज है, इसे कहा जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड कहेंगे, या हिंदी में कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। क्या कहेंगे हिंदी में? ध्यान देना, पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। तो इस आधार पर हमारे पास 3 तरह की
ध्वनियाँ हो गई हैं जिनको हमें समझना है। मेरी तरफ से सब कुछ ओके है, हर कुछ सबको समझ में आ रहा है। यदि आप तक कोई साउंड का इश्यू है तो आपकी व्यक्तिगत समस्या है। कृपया अपनी व्यक्तिगत समस्या सामूहिक रूप से ना बताएँ, बेहतर होगा। खैर मैनेजर सर का तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा आवाज़ मेरा खराब हो चुका है, गला। फिर भी हम लोग आज लगभग ढाई 3 घंटे क्लास करने वाले हैं। ऑन एवरेज 6:30 या पौने 7 तक हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँगे, है ना? तो खैर आइए शुरू करते हैं। शुरू ही हो चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने 3 स्तर पर ध्वनियों को समझा। एक हमने समझा जो मानव की श्रवण क्षमता है, मानव की जो श्रवण क्षमता है उसको जिसे कहा गया श्रव्य ध्वनि। क्या कहा गया? श्रव्य ध्वनि के नाम से जाना गया। दूसरी हमने जाना क्या नाम है? अवश्रव्य तरंगें। क्या नाम दिया गया? अवश्रव्य तरंगें। तीसरा कहा गया पराश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य तरंगें या तरंगों को ही हम एक साउंड या ध्वनि भी कह सकते हैं क्योंकि ध्वनि ही तरंग है, ऐसे। तो इस स्तर पर हमारे पास 3 बातें पढ़ने के लिए हो गई, यानी कि पराश्रव्य, अवश्रव्य और श्रव्य। हम लोग काम करते हैं कि मानव के जो हियरिंग रेंज है, उसको यहीं पर रोक लेते हैं। इस वाले को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले नज़र डाल लेते हैं इन पर, यानी कि अवश्रव्य पर और फिर दूसरी बार नज़र डाल लेते हैं इस पर, यानी कि पराश्रव्य तरंगों पर, है ना? खैर आइए देखा जाए। रवि मिश्रा आप बिल्कुल धैर्य रखो बेटा। इतनी ज़्यादा चिंता करने की आपको शायद कोई आवश्यकता नहीं है। हम अध्यापक हैं, हमें चिंता करने दो। आपको मैं जितना पढ़ाऊँ, इतना आप याद कर लो बस, है ना? जितना मोटा कमेंट्स आप लिखे हो, इतने में आप नोट्स लिखते हो, ज़्यादा बेहतर लगता है? अच्छा लगा आपने लिखा तो। अब हमारी जो चर्चा है वो चलेगी किस पर? तो हम चर्चा करेंगे अवश्रव्य तरंगों पर या इंफ्रासोनिक साउंड पर। ध्यान देना, इंफ्रासोनिक साउंड जितना ज़्यादा बड़े आकार का जीवधारी होगा, जितना ज़्यादा बड़े आकार का कोई इक्विपमेंट्स होगा, वह उतना ही ज़्यादा निचली जो आवृत्ति है, उस निचली आवृत्ति की चीज़ों को बाहर निकालेगा। यानी अब ध्यान देना कि जब भी आपके मन में जैसे सपोज़ दैट वी टॉक अबाउट द एलिफेंट, एलिफेंट इज़ बिगेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। तो अब एलिफेंट अगर है तो बहुत बड़े आकार का है। बहुत बड़े आकार का है तो वो इंफ्रासाउंड निकालेगा, है ना? इंफ्रासाउंड से वो अपने लोगों से बात करेगा। जैसे आपने हाथियों का चीखाड़ सुना होगा, बेसिकली वो उसका साउंड नहीं, वो खाली सामान्य ध्वनि। बेसिकली हाथी जब अपने लोगों से बात कर रहा है तो वो इंफ्रासाउंड की चर्चा कर रहा है और हमारे आपके बस की बात नहीं है कि उसकी आवाज़ सुन सकें या वो क्या बातचीत कर रहा है क्योंकि हमारे कानों की क्षमता इतनी नहीं होती है। तो ध्यान देना, इंफ्रासाउंड कब उत्पन्न होगा? तो जब बेहद भौगोलिक घटनाएँ होती हैं। जैसे कि मान के चलो कि भूकंप आ गया, है ना? या ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, है ना? या अरोरा की घटनाएँ उत्पन्न हुई, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा या धूमकेतु उत्पन्न हो रहा है। तो ये बड़ी भौगोलिक घटनाएँ इस दौरान अथवा जो बड़े आकार के यंत्र होते हैं वो, जैसे कोई स्पेसक्राफ्ट है, वो उड़ रहा है या मान के चलो स्पेसक्राफ्ट के अलावा कोई रॉकेट की लॉन्चिंग हो रही है, वो तो ये जो बड़ी चीज़ें हैं, इन सब के द्वारा उत्पन्न होता है अवश्रव्य तरंगें और हमारे कान इन अवश्रव्य तरंगों को सुनने में सक्षम नहीं होते हैं। अब कुछ पॉइंट्स और आपको ध्यान रखना है, जिन्हें आप कॉपी में फिट करेंगे। एक जगह है ग्रीनलैंड में क्वानाक्वा। ग्रीनलैंड के क्वानाक्वा में एक इंफ्रासोनिक साउंड स्टेशन बनाया गया है, जो इतनी बड़ी मशीन है, यानी कि बहुत ही बृहद आकार की, बहुत ही बृहद आकार का इंफ्रासोनिक साउंड स्टेशन बनाया गया है, जो कहाँ पे है? एक जगह है क्वानाक्वा, कहाँ पे है वो? तो ग्रीनलैंड के क्षेत्र में है और इस तरह से हम इंफ्रासोनिक साउंड सुन लेते हैं। कुछ पॉइंट है जैसे कि भूकंप के दौरान अवसर्पित तरंगें निकलती हैं, कुछ जो सरीसृप होते हैं वो इन्हें सुन लेते हैं। इसलिए वो भूकंप के प्रभाव से पहले ही हलचल मचा देते हैं। पहले ही उनमें एक तरीके से हलचल मच जाती है। तो आज भी कई जगहों पर जो वैज्ञानिक हैं, इन रेप्टाइल्स की जो गतिविधि है, उनकी हलचल है, उसके आधार पर ये पता लगाते हैं कि क्या वाक़ई में नीचे कुछ भौगोलिक घटनाएँ होने वाली हैं। दूसरा जो माइग्रेट बर्ड्स होते हैं, प्रवासी पक्षी, जैसे अभी साइबेरिया के क्षेत्र में लगभग-लगभग उसी इलाके में -50 अंश सेल्सियस तक तापमान चला गया। अब इतना ठंडा पड़ रहा है, तो वहाँ के जो साइबेरियन बर्ड्स थे, उन्होंने कहा कि यार चलते हैं इंडिया। तो वो इंडिया गए। अब सोचो कि कई हज़ार किलोमीटर तय करके वो भारत आए हैं। जैसे ही मार्च का महीना आए लगेगा, भारत में थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, ये कहेंगे चलो लौट चलते हैं। तो इतनी लंबी यात्रा तय करते हैं। इस लंबी यात्रा के दौरान उनका रास्ता ना भटक जाए, वो आपस में जो एक लंबी झुंड के साथ चलते हैं, तो जो कम्युनिकेशन बिटवीन साइबेरियन क्रैंच, सारस के बीच में जो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, इन सब के लिए वो इंफ्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करते हैं या अवश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। कुछ जानवर हैं, जैसे गैंडे, हाथी, बैल, जिराफ, एलिगेटर और कबूतर और गिनी मुर्गी और अंत में मछली। ये कुछ ऐसे 6-7 नाम हैं, जिन्हें आपको हाँ, बेगूसराय में भी आते हैं। ये 7 जानवर हैं, जिन्हें आपको याद रखना है। जितने बड़े आकार का जानवर होगा, वो उतना ही शानदार इंफ्रासाउंड निकालेगा। जैसे गैंडा, व्हेल, है ना? जिराफ या हाथी और एलिगेटर, ये सब बड़े आकार के जानवर हैं, बिगर साइज़ के। अब इनमें ये पावर है कि ये बहुत ही न्यूनतम, बहुत ही क्योंकि सीधी-सी बात है ना भाई, हाथी मान लो ये हाथी है, सही हाथी बन रही है। तो अब मान लेते हैं कि ये हाथी है और तो अगर ये हाथी होगी यार गुस्सा क्यों ना मार दे। तो अब इसका वोकल कार्ड बहुत बड़ा होगा ना, वोकल कार्ड बहुत बड़ा होगा, तो जितना ही बड़ा वोकल कार्ड होगा, उतना ही ज़्यादा इसमें वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो ध्यान देना, अपने आप इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है। तो इसलिए हाथी का इतना बड़ा जानवर होने के नाते, इसका जो वोकल कार्ड है, वो बहुत बड़े आकार का होता है और साइज़ अगर बड़ा है, तो जितना बड़ा वोकल कार्ड होगा, उतना ही इसके तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, उतना ही इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी और उतनी ही इसकी आवृत्ति कम होगी। इसलिए यह बहुत न्यूनतम यानी कि 20 हर्ट्ज़ से भी नीचे की आवृत्ति निकालने में सक्षम होते हैं। अतः ये कौन-सी ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं? तो जवाब हो जाएगा इंफ्रासाउंड या अवश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो सारा खेल उसके वोकल कार्ड से है। जितना बड़ा जानवर उतना बड़ा वोकल कार्ड, जितना बड़ा वोकल कार्ड उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, है ना? रवि मिश्रा भाई यार तुम बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हो। अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ तुम्हें, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। सुनो, मैं जो सुना रहा हूँ बहुत सैद्धांतिक बातें सुना रहा हूँ। हाँ, सब कुछ ठीक है, नाटक कर रहा है, अगली बार करेगा तो ब्लॉक कर देते हैं ना। हम अंतिम प्रयास करते हैं कि ना हो। तो अगर आपकी इस बार रखना चाहता है तो क्योंकि पढ़ने नहीं आते ना कुछ लोग। सुनोगे तो ही काम चलेगा ना, ध्यान दो। तो जो मैं सुना रहा हूँ उसको सुनिए। ये क्लास मैं उस रिदम पे ले चलना चाहता हूँ कि आपके पॉइंट फँसे, आपकी क्लास में सवाल बने। तो मैंने कहा कि हाथी का वोकल कार्ड बहुत बड़ा है। जिसका वोकल कार्ड बहुत बड़ा होगा, उसके पास उतनी ही न्यूनतम साउंड आएगी। किसकी? फ्रीक्वेंसी की। चूँकि
फ्रीक्वेंसी सबसे न्यूनतम इंफ्रासाउंड की है, सीधी-सी बात है। शार्क मछली होगी ना सर? नहीं बेटा, शार्क जब आएगी तो देखा जाएगा, अभी तो हमें मछली जैसा वर्ड यूज़ किया है हमने और स्पेशल एक मछली हमने यूज़ किया है व्हेल। देखो, अब एक और मछली है जिसको हम बोलते हैं हाँ, इसमें शार्क आ जाएगी, सही कह रहे हो। इसमें शार्क आ जाएगी, वो नहीं आएगी। एक और होती है ना, अरे डॉल्फिन, डॉल्फिन निकालती है अल्ट्रासाउंड, क्या निकालेंगे? अल्ट्रासाउंड निकालेंगे, अल्ट्रासाउंड निकालेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जानवर हैं जिनमें अल्ट्रासाउंड निकल रहा है, हाथी है और जिराफ है और ये गिनी मुर्गी है, ये उल्लू है ना? कैट कट कर दें, डॉल्फिन हटा देते हैं और हॉर्स भी इसी में आ जाएगा, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ये है प्रवासी पक्षी। बेटा सवाल पूछना गुनाह नहीं है ना, आप अच्छे से सवाल करो, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मैंने कह दिया कि उस सवाल की कोई गुंजाइश नहीं, तो फिर ये शब्द निकालना कि सवाल पूछना गुनाह है क्या? हमने कब कहा बेटा गुनाह है ना? आप बढ़िया सवाल करो, मौलिकता के साथ करो। एक बार पूछ के बंद कर दो, यदि वो सवाल बहुत आवश्यक होगा, तो मैं स्वतः बता दूँगा, है ना? क्योंकि आम तौर पे हमारी इतनी क्षमता है कि हम आपके पूछे गए 100% सवालों का हृदयता से जवाब दे सकते हैं, है ना? बट उसकी अपनी मौलिकता होनी चाहिए, ताकि आप सक्षम हो। ठीक, तो ये माइग्रेशन बर्ड्स हैं, ये माइग्रेट बर्ड हैं जो अपनी यात्रा पूरी करते हैं और इस दौरान ही अवसर्पित तरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, अगला जो टॉपिक है वो है अल्ट्रासाउंड वेविया, है ना? प्रवासी पक्षी क्या होते हैं सर? बेटा जो प्रवासी पक्षी वो होते हैं जो यहाँ के ना हों, कहीं और से आते हों, मौसम आदि के चक्कर में या विशेष तरह का लोकेशन आदि के चक्कर में, तो उन्हें हम प्रवासी कहते हैं जो अपने यहाँ से फिर वापस चले जाएँगे, है ना? तो ये ध्यान देना। गुरुजी अभी जिसमें टिक किए हैं वो सारे ऑब्ज़र्व साउंड के एग्ज़ाम्पल हैं और हाँ, सारे हैं, ठीक है। डॉल्फिन इसमें नहीं आती, डॉल्फिन इसमें आएगी। अब अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या होती हैं ध्यान देना। अल्ट्रासाउंड वेव हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ध्यान देना। जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं, पराश्रव्य तरंगें मूलतः उच्च आवृत्ति वाली, उनकी आवृत्ति का लेवल देखिए ना कितना 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की है ये आवृत्ति वाली तथा निम्न तरंग दैर्ध्य युक्त तरंगें होती हैं, जिनकी विभेदन क्षमता भी विभेदन क्षमता जिनकी विभेदन क्षमता भी अधिक होती है। विभेदन क्षमता भी अधिक होती है। तो यह एक प्रकार की सामान्य सी परिभाषा है। आमतौर पर अवश्रव्य तरंगें अल्ट्रासाउंड या पराश्रव्य तरंगें धरती पर बहुत अलग-अलग तरीकों से निकलती हैं। कई जानवर पराश्रव्य तरंगों को निकालते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो निकला यह एक प्रकार की गाल्टन की सीटी है। गाल्टन की सीटी है। इसी गाल्टन की सीटी का इस्तेमाल करके कृत्रिम रूप से पराश्रव्य तरंगों को निकाला गया। पराश्रव्य तरंगों को निकाला गया। पराश्रव्य तरंगों को निकाला गया। तो ये बात नीचे नोट डाल देना कि गाल्टन की सीटी का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर पराश्रव्य तरंगों को निकाला गया। एक और बात, आपने नाम सुना होगा एक मशीन का जिसका नाम है अल्ट्रासाउंड मशीन। अक्सर जब कभी हमें आंतरिक अंगों की जाँच करनी होती है, तो हम इसी मशीन के सहारे किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर पर जाते हैं। जैसे अपने केजीएस में भी बहुत कई सारी अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित की जा रही हैं, जो कि हमने हॉस्पिटल की तरफ जो कदम हमने बढ़ाया है, उस क्षेत्र में। तो इस अल्ट्रासाउंड मशीन में हम क्या करते हैं? जवाब हो जाएगा इंटरनल ऑर्गन की आंतरिक अंगों की जाँच करते हैं, डायग्नोसिस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। तो इसमें यूज़ क्या हो रहा है? इसमें यूज़ हो रही है अल्ट्रासाउंड वेव। कौन-सी वेव? अल्ट्रासाउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम एक इमेज हासिल करते हैं और हमें आंतरिक अंगों के बारे में जानकारी मिल जाती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको समझना है, ध्यान दो। कुछ ऐसे जानवर हैं जो अल्ट्रासाउंड सुनते हैं, निकालते हैं, जैसे चमगादड़, दूसरे कुत्ते, डॉल्फिन, मछली। ये 3 ऐसे आपको याद रखने हैं, यानी कि बैट्स, डॉग और डॉल्फिन। ये 3 हैं जो अल्ट्रासाउंड निकाल भी सकते हैं और ये अल्ट्रासाउंड सुन भी सकते हैं, यानी कि निकालना और प्लस में सुनना, ऑब्ज़र्व करना। और इन्हीं अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके पेट के आंतरिक अंगों की जाँच होती है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। लीवर और अग्नाशय किडनी का अगर इलाज करना है, तो इसी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। गलती या दुर्भाग्य से अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके भ्रूण लिंग की जाँच की जा सकती है, जिसे हम कहते हैं एमनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटोसिस के नाम से जानते हैं। हालाँकि भारत में एमनियोसेंटोसिस पूरी तरह से बैन है, प्रतिबंधित है और भ्रूण लिंग की जाँच करना एक तरीके से निकालती है तो जब एलिफेंट इंफ्रासाउंड निकालती है तो हम इंफ्रासोनिक नहीं सुन सकते। तो उसका आवाज़ बेटा वो जो चिघाड़ना होता है ना, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ऊपर लेके लेके निकालती है। देखा होगा बहुत मेहनत से हाथी चिघाड़ते हैं, इस तरह से करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की क्षमता निकालते हैं। बाकी जो नॉर्मल टॉकिंग चलती है उनके अपने हाथी और हथिनी में या हाथी के लोगों में, तो वो बेसिकली इंफ्रासाउंड से ही नॉर्मल टॉक कर रहे होते हैं, है ना? तो वो तब निकलती है चिघाड़ जब कोई विशेष कंडीशन आती है। बात समझ में आ गई ना? ये ध्यान रखना है। हमेशा हाथी चिघाड़ते नहीं है। नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा ना वहाँ के आस-पास। पता चले बात करना है और हथिनी क्या हाल-चाल है? तो हाँ, हथिनी ऐसा करना शुरू कर दें। हथिनी कहेगी आई एम वेरी वेल, वो भी क्या हाँ, तो फिर वहाँ के जो उसके हथी के रखवाले लोग हैं उनको तो वहाँ रहना ही मुश्किल हो जाए। है ना? ये ध्यान रखना है। खैर, आगे देखते हैं। गठिया मस्तिष्क ट्यूमर का ऑपरेशन करना हो अथवा जो हृदय की जाँच होती है ना, ईसीजी बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। तो ईसीजी में भी अवसर्पित तरंगों या अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। पराश्रव्य तरंगों का। कृषि में हानिकारक कीटों को अगर मारना है तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाएगा। दूध में हानिकारक जीवाणुओं को मारने के लिए और कारखानों की जो चिमनी है, उसमें जमा हुआ कालिख साफ करने के लिए और साथ ही साथ जो सोनार होता है ना, उस सोनार में भी ध्यान देना, जो सोनार होता है यानी कि जिसका इस्तेमाल करके हम समुद्र में समुद्र में संदेश भेजते हैं अथवा समुद्र की गहराई का आकलन करते हैं, है ना? आकलन करते हैं, तो इसके लिए हम सोनार यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो उस सोनार यंत्र में भी इस्तेमाल होता है अल्ट्रासाउंड वेव। कौन-सी वेव? अल्ट्रासाउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सोनार यंत्र में। तो इतनी बातें आप एक बार दोहरा लीजिएगा। चलिए, हो गया?
इसे दोहराया आपने? सर लायन की आवाज़ में हाँ, लायन को देखो, लायन क्या है ना कि लायन भी बहुत एकदम हाथी जैसी कहानी है। लायन जब अपनी लाइनी से बात कर रहा है, यानी कि शेर-शेरनी से बात कर रहा होता है, तो बहुत प्यार से बात कर रहा है। हाउ आर यू? शेरनी कहेगा, शेरनी आई एम वेरी वेल, लायन किंग लायन। तो जब तक ये चल रहा है कहानी, यानी कि ऑन एवरेज जो हमने आपको दिखाया, तो ऐसी स्थिति में वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं इंफ्रासाउंड। लेकिन जैसे ही वो बहुत हल्ला करना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों में ही आपको ध्यान रखना है कि इंफ्रा से लेकर के, ऑडियो से लेकर के अल्ट्रासाउंड तक निकालने की क्षमता उनके पास हो सकती है। बीच का जब आता है तो हम लोग सुन लेते हैं, है ना? तो बस इतना ही ध्यान रखें। खैर, आगे बढ़ा जाए। ये बैट्स है, चमगादड़ है और ये चमगादड़ मुश्किल से हाँ, उन लोगों को इंग्लिश तो नहीं आती, बट उनको ये भाषा ज़रूर आती है कि आपको पकड़ के वो खा ले उनके पास जाओ तो। तो ये निकाल रहा है कौन-सा? अल्ट्रासाउंड निकाल रहा है। इससे वो अपने शिकार को पकड़ने में मदद प्राप्त करता है ना? यानी कि प्रे को पकड़ना है, तो वो अल्ट्रासाउंड वेव निकालने की कोशिश करता है। खैर, हाँ, मैंने सुना। तो कुछ ये जीवधारी हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे अल्ट्रासाउंड में कौन-सा आ गया? डॉल्फिन। तो डॉल्फिन याद रखिएगा। ये है भैया चूहा, मूसक महाराज हैं। कितना प्यारा सा पप्पी है, पिल्ला, पिल्लू प्रसाद, है ना? डॉगेश भाई और ये शायद रैकून है, जहाँ तक मुझे पता है। एक बार इस पर थोड़ा-सा मैं सवालिया निशान खड़ा कर रहा हूँ पहचानने में, बट जहाँ तक मुझे पता है रैकून सा लग रहे हो। तो ये सब के सब कैसे? अल्ट्रासाउंड वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी एक चर्चा हुई जिसका नाम था सोनार। तो अब उसको थोड़ा-सा समझते हैं कि सोनार क्या है? तो पहली बात तो सोनार का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या बोलेंगे? फुल फॉर्म याद रखिएगा। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग और ये मुख्य तौर पर क्या कर रहा है? तो ये यूज़ कर रहा है, इसमें अल्ट्रा साउंड का उपयोग होता है और अल्ट्रासाउंड के उपयोग के द्वारा इसका काम होता है कि समुद्र की गहराइयों में संदेश भेजना अथवा वस्तुओं का पता लगाना। समुद्र की गहराई में संदेश भेजना तथा वस्तुओं का पता लगाना वस्तुओं का पता लगाना वस्तुओं का पता लगाना। ये सोनार 2 तरह से होते हैं। एक होते हैं एक्टिव और एक होते हैं पैसिव। ध्यान देना, जो सोनार ध्वनि को सुन भी सके और वो अल्ट्रासाउंड निकाल भी सके। यानी एक सोनार है एक्टिव सोनार। तो इसकी खास बात क्या है? ये समझिएगा। ये सोनार ध्वनि को सुनता भी है तथा निकालता भी है ना? यानी कि इसके पास अल्ट्रासाउंड को सुनने और निकालने दोनों की क्षमता है। एक और है जिसे हम कहते हैं पैसिव सोनार। क्या बोलेंगे? पैसिव सोनार कहेंगे। इसकी खास बात क्या है? ये केवल सुनता है। ये केवल अल्ट्रासाउंड सुनता है, निकालता नहीं है। इस तरह से एक्टिव और पैसिव 2 प्रकार के सोनार आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं तो काम बन जाएगा, ठीक है? इससे अधिक का सवाल नहीं आएगा। एक बात मैं आपके मन में और डाले जा रहा हूँ, जो बहुत खास है कि जब भी हमें अंडर वाटर या जब भी हमें समुद्र अथवा अंडर वाटर मैसेजिंग करनी होती है, तो हम 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। समुद्र के भीतर या अंडर वाटर हमें अगर संदेश भेजना है ना? अथवा हमें कोई सिग्नल भेजना है, तो ऐसी दशा में हम 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें आ भी सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। एक तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं आपके सामने सोनार का और बोथ पैसिव एंड एक्टिव, है ना? जैसी आवश्यकता लगे। और दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों, हम भेज सकते यूज़ करते हैं मेजर यानी कि माइक्रो तरंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो वेव का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप अपने ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ये आप पॉइंट कर लीजिएगा कि वो सोनार पूछ रहा है या अब ध्यान दो, इसमें सोनार उतनी पावरफुल नहीं है, इसमें मेजर बहुत पावरफुल है। मतलब मेजर अगर आप इसे अर्थ मान के चलिए, तो मेजर अगर यहाँ से निकल रही हैं, माइक्रोवेव रेडिएशंस आ रहा है, तो ये स्पेस में भी जा सकती हैं। और अगर मेजर नीचे जा रही हैं मेजर अगर नीचे जा रही हैं, तो ये बहुत डीप सी में भी जा सकती हैं। यानी कि मेजर की कैपेसिटी ज़्यादा है। दूसरी बड़ी बात ध्यान रखना है कि मेजर ह्यूमन हेल्थ के लिए अधिक हानिकारक हो सकती हैं। अधिक हानिकारक हो सकती हैं। किसकी तुलना में? हम तुलना कर रहे हैं सोनार की तुलना में या अल्ट्रासाउंड की तुलना में। किसकी तुलना में? अल्ट्रासाउंड की तुलना में हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिख के आगे बढ़ते रहिए, है ना? हम आपको बिल्कुल दावा कर रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं कि जितना भी समय आपके सम्मुख है, उससे भी कम समय में हम आपके स्तर का साइंस पढ़ा के निकाल ले जाएँगे। यदि आप इसे केवल सुन भी सकते हैं या आप इसे केवल एक रफली नोट भी कर लें और मल्टीपल टाइम दोहराते रहें, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम एईडीओ में 80% प्रश्नों तक पहुँच बनाने की क्षमता हासिल कर लेंगे। और अगर किसी भी एग्ज़ाम में इतने प्रतिशत प्रश्न की पहुँच बन जाए इतने कम समय में, तो आई थिंक ये एक शानदार प्रक्रिया है। बस भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहिए, काम बनेगा। अब हम आपको ध्वनि और तरंग के दूसरे पार्ट की तरफ ले चल रहे हैं, यानी पार्ट 2। पार्ट 2 में हम अब रिटर्न हुए हैं उसी पॉइंट को लेकर के, आपको याद होगा, हमने कहा था कि ये श्रव्य है, ये पराश्रव्य है, ये पराश्रव्य है और ये अवश्रव्य है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 देखा, कौन-कौन सा देखा? हमने अवश्रव्य देखा और पराश्रव्य देखा। अब हम आपको ले चल रहे हैं इस श्रव्य के पास यानी कि जिसकी परास है, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़। अब इनमें कुछ दाँव-पेच समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ध्वनि का मामला क्या है? आइए देखा जाए। तो पॉइंट की तरफ चला जाए, देखते हैं। तो अगला जो चैप्टर हम आपको समझाने वाले हैं वो है ध्वनि के प्रभाव, अनुप्रयोग और गुण यानी कि द इफेक्ट ऑफ द साउंड, एप्लीकेशन एंड क्वालिटी ऑफ द साउंड। ध्वनि के प्रभाव, अनुप्रयोग और गुण, द इफेक्ट ऑफ द साउंड, एप्लीकेशन एंड क्वालिटी ऑफ द साउंड, ठीक है? आइए इसको समझते हैं कि इसमें हमें क्या-क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो पहला आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। तो बिंदुवार समझते चलिएगा ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल वास्तव में किस पर डिपेंड कर रही है? जवाब हो जाएगा माध्यम में। जैसे यहाँ पर देखना, होश में सबसे ज़्यादा है,
द्रव में उससे सबसे कम चाल किसकी है? तो जवाब हो जाएगा सबसे कम स्पीड है गैस में, ठोस में, फिर लिक्विड में और फिर सबसे कम किसमें? गैस में है। अब ध्यान देना कि वही अंग्रेजी भाषा में है। जैसे अब कुछ यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं, जैसे अगर हम स्पीड थोड़ा गला मेरा बहुत खराब है, खैर काम चल जाएगा। अगर हम लौह में ध्वनि की चाल याद करें तो हो जाता है 5130 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम पानी की बात करें, वाटर की, मीठे जल की, तो पानी में ध्वनि की चाल हो जा रही है 1450 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम समुद्री पानी की बात करें, तो वो है 1500, यानी कि समुद्री अगर जल की चर्चा की जाए, तो ये हो जा रही है 1500 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि नमकीन पानी में ध्वनि की चाल बढ़ी। अब ध्यान देना, अगर हम नॉर्मल एयर की बात करें, तो वो 332 से 334 हो रही है। यानी यदि हम सामान्य हवा की चर्चा करें, तो वो 332 से 334 मीटर प्रति सेकंड है। अतः अब आप कह सकते हो कि माध्यम में ही ध्वनि की चाल निर्धारित हो रही है। ठोस में जैसे लोहे में देखोगे तो लगभग 5000 है, पानी में आए तो 1450 द्रव हो गया, समुद्री पानी में 1500 हो गया और हमने देखा हवा में यानी कि जो सामान्य हवा है, 332 से 334 मीटर प्रति सेकंड, ये सबसे कम हो गया। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये हवा में आवाज़ जा रही है। यानी हमारी जो ध्वनि है उसकी स्पीड लगभग यही है, 332 333। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, हाँ, कुछ और आपको याद रखने मैं लिख दे रहा हूँ कि अलग-अलग जैसे आपसे कॉपर का पूछ सकता है कि कॉपर में कितना है, तो पिछली बार पूछ लिया था, तो 6420 मीटर प्रति सेकंड, इसे याद कर लीजिएगा। स्टील का भी थोड़ा याद करके ही चले जाना और वो है 5940 मीटर प्रति सेकंड। एक और याद कर लेना आप बेरिलियम का, है ना? बेरिलियम का बहुत ज़्यादा होता है और उसे याद कर लीजिएगा 12890 मीटर प्रति सेकंड। और पानी आपको याद ही हो गया, हवा याद हो गया और फैट का याद कर लीजिएगा वसा में ध्वनि की चाल। तो वसा में याद रखना 1450 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ऐसे ही कुछ आपको और भी अगर याद करना पड़े तो याद करना चाहिए। अब कुछ फैक्ट है कि ध्वनि की चाल पर प्रभावी कारक, नेक्स्ट समझना है ध्वनि की चाल पर प्रभावी कारक। कहने का आशय है कि ध्वनि जब चलती है माध्यम में तो उस पर कुछ फैक्टर इम्पैक्ट भी डालते हैं। कई बार वो फैक्टर चाल को बढ़ा भी देते हैं, कई बार वो फैक्टर चाल को घटा भी देते हैं, है ना? तो अब इसे समझने वाली बात है। जैसे तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, जैसे आर्द्रता बढ़ती है तो भी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। लेकिन दाब का ध्वनि की चाल पर कोई असर नहीं होता। वायु का अगर वेग है तो ध्वनि की चाल वायु के वेग की दिशा में भागेगी बहुत तेज, लेकिन वायु के वेग के अपोजिट डायरेक्शन में स्लो हो जाएगी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो ध्वनि की चाल का इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि कोई लेना देना नहीं है। तो अब इसे हम बिंदुवार समझने की कोशिश करते हैं। इसे आप नोट पॉइंट डाल देना शॉर्टकट। और फिर इसके लॉन्ग कट हैं। तो हमने देखा पहला तापमान का प्रभाव। तो तापमान का प्रभाव में देखा कि अगर तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनकी जो चाल है, उनकी चाल भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर 0 अंश सेल्सियस तापमान पर उनकी चाल देखो 330। दूसरा अ, दूसरी बात ये समझनी है कि जो 5 अंश सेल्सियस तापमान है, इस तापमान पर ध्वनि की चाल ऑन एवरेज देखो, ये औसत लिखा गया होता है, एग्ज़ैक्ट नहीं होता, ये डिपेंड करता है लोकेशन पर। तो ऑन एवरेज जो चाल है, वो 331 मीटर प्रति सेकंड पहुँच गई। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर 10 बढ़ाया, ध्वनि की चाल 332 आ गई। 20 कर देंगे तो ध्वनि की चाल 334 आ सकती है। यानी तापमान कम है तो चाल कम हुई, तापमान ज़्यादा हुआ तो चाल बढ़ गई। उम्मीद है अब आप इस बात को समझ जाएँगे। अगला, दूसरा है आर्द्रता की बात, कि ह्यूमिडिटी का मामला क्या है? मेरे दोस्तों, आर्द्रता को प्रतिशत में मापा जाता है। हेलियम की डेंसिटी कम है, तो बेरियम की जो आंतरिक बनावट है ना, वो उसकी गति को बढ़ा देती है। ये ध्यान रखिएगा बेटा। अगर फास्ट स्पीड लिख रही हूँ, तब तक आप हटा देते हैं। हाँ, आप समझिए केवल और लिखने में इतना तीव्रता करिए, लिख पाइए। या जब पीपीटी जाएगा तो लिख दीजिएगा, है ना? अब क्या करूँ बेटा, बहुत ही कम समय मुझे पढ़ाना है ना, अब सामने एग्ज़ाम है। नहीं तो मुझे कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी ना है, हम तो बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अब ऐसा ही है, तो क्या कर सकते हैं? ठीक। एल नीनो क्या है? ये भैया ना ज्योग्राफी वाले मास्टर आपको बताएँगे। हाँ, कह सकते हो, कैन से दैट कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साउंड ऑफ द स्पीड, ऐसा लिखेंगे। हो सकता है सर कल 3 घंटे क्लास होगी क्या? कल तो नहीं, लेकिन परसों से हो जाए। है ना? तो आगे लिखा है और हम जल्दी ही बायोलॉजी भी लेकर के आ रहे हैं। ठीक? माइक बहुत पास रखिए, बहुत पास है, काम चल रहा है। हमने पूरी टेस्टिंग कर रखी है, बगल में चल भी रही है क्लास हमारी, जो बहुत शानदार आवाज़ निकाल रही है। ठीक है? मीठापुर में आज बहुत ठंड है। हाँ, यहाँ भी है, बट पढ़ते रहो, अपने आप गर्मी आ जाएगी। ध्यान देना, आर्द्रता को किससे मापते हैं? आर्द्रता को प्रतिशत में मापा जाता है। आप जब भी समाचार पत्र देखेंगे ना, वहाँ पर ऐसा ही लिखा रहेगा, आज की आर्द्रता 60% है, आज की आर्द्रता, है ना? 50% है, जैसा भी हो। जैसे कई बार क्या होता है ना बेटा कि जब आर्द्रता 100% हो जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में वर्षा तय मानी जाती है कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में आर्द्रता लगभग 100% पहुँच आई, आपको इसको ज्योग्राफी के बारे में समझाया गया होगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि बेटा आपसे दुश्मनी नहीं थी। राहुल कुमार चौधरी कह रहे हैं कि दुश्मनी थी तो इतना लेट क्यों आया? आपकी बैच आई हुआ कितना दिन? ये तो आयोग तय करेगा ना कि उन्होंने इतनी जल्दी पेपर डाल दिया। मेरे हिसाब से मुझे याद है कि आपकी बैच आई होगी ऑन एवरेज सितंबर लास्ट या अक्टूबर के आस-पास। तो बेटा सितंबर लास्ट और अक्टूबर के आस-पास अगर बैच आई, तो अभी तो दिसंबर ही चल रहा है। मोटा-मोटा 30 नहीं, 90 दिन हुए हैं। अब सोचो कि 90 दिन में ऐसा कौन-सा जादू कर दिया जाए कि आपका जीएस, मैथ, रीजनिंग सब कुछ पूरा हो जाए। मैं बहुत कटु सत्य बोल रहा हूँ, इसको समझिएगा कि अगर जो ये सोचा होगा कि अभी से तैयारी करके हम भी एईडीओ निकाल लेंगे, तो ऐसा तो नहीं, 9 सितंबर को आई थी। अच्छा। 9 सितंबर को जब बैच आई तो सितंबर मान लो आधा हो गया, वो कुछ बच ही गया रखें। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 90 दिन, हम इसको 100 मान के चलते हैं, दिसंबर भी पूरा भी नहीं हुआ, है ना? तो अब जरा सोचो ना भाई, इस 100 दिन में 5-6 जीएस हैं और उसी में आपको मैथ भी पढ़ने हैं, हिंदी भी शायद है, मैंने सुना है। दूसरा उसी में थोड़ी रीजनिंग भी है। तो हम लोग तो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं ना। आप जरा देखिए कि मैंने देखा जो यूपीएससी एईडीओ का जो टाइम टेबल आता है, उसमें हमारी टीम कितना जद्दोजहद से काम कर रही है। आप लोग भी खूब अच्छे से काम कर रहे हो। लेकिन भैया एक बात मैं आपको बताऊँ, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, किसका? 77वीं नंबर का, है ना? और एग्ज़ाम आने वाले क्वेश्चन, हाँ, वही करवा रहा हूँ, घबराइए नहीं। ये जो कुछ तुर्क के क्या जाते हैं ना बीच-बीच में, तो उन तुर्किकों को मैं क्या ही बताऊँ, तुमको बताना पड़ जाता है और थोड़ी चर्चाएँ होनी भी चाहिए क्लास में। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उसको सुनो। 70 नंबर का रिजल्ट आया और 70 नंबर के इस रिजल्ट में अभी तक केजीएस में लगभग-लगभग एंट्री हो चुकी है। 5400 के आस-पास रिजल्ट आए हैं, जिनमें से 27-2800 छात्र केजीएस से पास हो चुके हैं, यानी कि आधे से भी ज़्यादा। आज हमने एक बैच लॉन्च करी है और वो है इसकी इंटरव्यू की, जिसमें आज की डेट में लगभग-लगभग 2000 छात्र ऑफलाइन बैठे थे और ऑनलाइन तो जुड़े होंगे, उनकी अलग-अलग संख्या है। तो ये दर्शाता है कि केजीएस कितना शिद्दत से काम कर रहा है। दूसरी बात जिस पॉइंट पर हम आना चाहते थे, नाइंसाफ़ी नहीं है जेठालाल फारूकी का भैया, बहुत लंबा नाम है इनका।
इसे आपकी तैयारी का एक ऐसा पॉइंट है ना ये, देखो कोई भी नौकरी बेटा ना 3 महीने में मिल नहीं सकती। अगर आप ये सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से ये केवल आपकी गलतफ़हमी या खुशफ़हमी हो सकती है। बहुत ही क्लासेस चली हैं, रिवीज़न का कोई टाइम नहीं मिलता। क्लास को रिवीज़न मान के चलो। तो इस मेंस में ज़्यादातर बच्चे पता है कौन-सी क्लास के पास हुए हैं? 70% जो मेंस जिनका निकला है, वो हमारी 69th बैच के छात्र हैं। 20% जो बैच जिनका 20% जो निकला है, वही बच्चे हैं किसमें? तो 70th बैच के हैं, बाकी 10% अन्य हो सकते हैं। तो अब ये जो 69 के छात्र थे जब आए थे ना, इन्होंने उत्साह मचा रखा था कि मैं निकलूँगा, मेरी नौकरी लग जाएगी। ऐसा होता नहीं है बेटा। नौकरी इतनी आसान होती तो जब अपने गाँव में चेक करो, हर गाँव में एसडीएम होते कि नहीं होते? डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ अनामिका, मैं आपको ये बता रहा हूँ असलियत कि हमें बहुत सिस्टमैटिक काम करना पड़ेगा। कैसे? अब आपके पास जो 90-100 दिन थे, आगामी जितने भी दिन बचे हैं, उन पे क्या करना है? उन पे हमें बहुत टू द पॉइंट फोकस करना है। कैसा? टू द पॉइंट। टीटीपी की तरफ चलना है। अब जैसे मान के चलो कि हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, तो अब साइंस को कल के लिए मत रखो, इसको अभी तैयार करो जस्ट। जैसे आपका इतिहास पूरा हो गया होगा, इतिहास में उन चैप्टर्स को कवर करो, जैसे मॉडर्न इंडिया, या इतना तेज़ उसको रिवीजन में रखो कि आपको दोबारा उसकी तरफ भागना ना पड़े। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी शक्तियों का भी इस्तेमाल अपना करो, ठीक है? हिंदी क्लास इतना हुआ है कि उतने में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब हो जाता है। चलिए आइए देखा जाए। तो हम ह्यूमिडिटी की चर्चा कर रहे थे, ध्यान देना। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। ध्यान देना कि जो घनत्व है, घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती क्या है? तो जवाब हो जाएगा स्पीड ऑफ साउंड है। तो अगर घनत्व बढ़ेगा तो साउंड घटेगा, घनत्व कम होगा तो साउंड अपने आप बढ़ जाएगा। होता क्या है कि ह्यूमिड जब बढ़ जाती है, तो ह्यूमिड बढ़ने पर होता क्या है कि उस हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि का जो घनत्व है ना? उस पॉइंट को आप ध्यान रखना कम हो जाता है, और जैसे घनत्व कम होगा अपने आप स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए देखा होगा आपने मॉर्निंग के समय रेलगाड़ी में बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। मॉर्निंग के घंटों में बहुत तेज़ आवाज़ आती है ना? तो सुबह के घंटे जो हैं वो तेज़ सुनाई देते हैं। दूसरा जो हॉर्न है गाड़ियों का वो बहुत तीव्र होता है। अगला ध्यान देना, अगला जो प्रभाव है वो है वायु के वेग का प्रभाव। बस एकदम शांत रहो, इस पर ध्यान दो पढ़ाई पर। इतनी वार्तालाप करोगे तो कैसे काम बनेगा? इधर ध्यान दो पढ़ाई करो, ठीक है? नो कमेंट्स आना नहीं चाहिए। तो अगर मान के चलो कि वायु का वेग इस दिशा में है और ध्वनि भी इसी दिशा में है, तो ध्वनि की जो स्पीड है वो फास्ट रहेगी। लेकिन केस नंबर 2 भी हो सकती है, केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 हो सकती है कि मान लो वायु का वेग उपरोक्त ही दिशा में है, वायु का वेग इस दिशा में है, लेकिन ध्वनि जो व्यक्ति निकाल रहा है, उसकी दिशा ऐसी है, तो जो अपोज़िट डायरेक्शन में आ गया, अब मान के चलो क्या हो जाएगा? स्पीड डाउन हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी या स्पीड डाउन हो जाएगी, ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखना है। अगला ताप का ध्यान देना, तरंग दैर्ध्य भी अगर पूछे तो, तरंग दैर्ध्य पूछे तो, अथवा प्रेशर पूछे तो कह देना है नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फर्जी का उपचिल्ला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला जो चैप्टर है वो है ध्वनि की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ साउंड, है ना? ये क्या है? ध्यान देना, हमने एक दिन आपको बताया था आयाम कि मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है, अधिकतम विस्थापन है वो आयाम है। जैसे एक चिड़िया है ये जो कि कू-कू कर रही है, ये चिड़िया बहुत तेज़ चिल्ला रही है, हल्ला कर दे रही है। यानी कि ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। यदि आयाम अधिक होगा, यदि आयाम एम्पलीट्यूड अधिक होगा तो ध्वनि की तीव्रता भी बहुत ज़्यादा होगी, अर्थात आयाम के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे हमें ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम असली भाषा में इसकी परिभाषा कहें तो प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि को ध्वनि की तीव्रता के रूप में जाना जाता है। साउंड पास थ्रू पर यूनिट एरिया पर सेकंड, यानी मान लो कोई एक ये पर यूनिट एरिया है, और इस पर यूनिट एरिया प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रत्येक सेकंड इतनी ध्वनि क्रॉस हो रही है, तो वही प्रति सेकंड ध्वनि जो क्रॉस हुई है वही उसकी तीव्रता है। ज़्यादा क्रॉस होगी तो तीव्रता ज़्यादा हो जाएगी, कम क्रॉस होगी तो तीव्रता कम क्रॉस होगी। ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी इज मेजर इन आवर पर यूनिट ऑफ द एरिया। अब इसका मात्रक याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक है मूलतः वो है माइक्रोवाट, माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, अथवा आप इसे वाट प्रति मीटर स्क्वायर, या कई बार इसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर में भी, माइक्रोवाट को आप सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना, अगर वाट में लिखा जाएगा तो आप वाट प्रति मीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात ध्वनि की जो तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता ये भी ध्यान रखना, ये अनुक्रमानुपाती है आयाम के वर्ग के। आयाम के वर्ग के, कहने का आशय है कि यदि आप ध्वनि को 2 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 गुना हो जाएगा, आयाम 4 गुना हो जाएगा। इसे हमें ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप इसका व्यावहारिक मात्रक पूछोगे तो ध्वनि की तीव्रता का जो व्यावहारिक मात्रक होता है, तो ये बात नोट करते चलना कि ध्वनि की तीव्रता का जो व्यावहारिक मात्रक है उसे हम बेल कहते हैं। क्या बोलेंगे? बेल। और इस बेल का 1/10th पार्ट, 1/10वां भाग कहलाता है डेसीबेल। क्या कहलाएगा? डेसीबेल कहलाएगा। ये यहाँ पर लिखा है डेसीबेल। इसे हम डिनोट करते हैं डीबी अथवा डीबी में, है ना? तो आमतौर पर जो ध्वनि की तीव्रता हम लोग पढ़ते हैं उसे हम बेल, बी ई डबल एल नहीं, केवल बी ई एल, उसे हम बेल कहते हैं। और जो ध्वनि की तीव्रता बेल का 1/10 भाग कर दिया जाए तो वो हो जाएगा डेसिबल। क्लियर? लेकिन जो किताबों में पढ़ा जाता है वो है वाट प्रति मीटर स्क्वायर या माइक्रोवाट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा। और ध्वनि की तीव्रता प्रोपोर्शनल टू आयाम का स्क्वायर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। खैर, हमारे आस-पास बहुत से ऐसे ध्वनि हैं जिनको हमें समझना है। एक वर्ड है लाउडनेस, है ना? एक वर्ड है लाउडनेस, और एक वर्ड है इंटेंसिटी, तीव्रता, और इसको बोलते हैं तीव्र ध्वनि। तो अब बस अंतर इतना ध्यान देना कि लाउडनेस वास्तव में कानों का व्यक्तिपरक प्रभाव है। ध्यान देना, लाउडनेस कानों की क्षमता या व्यक्तिपरक प्रभाव है। हो सकता है कि अगले को बहुत लाउड ध्वनि सुनाई दे, अगला कहे आएँ, जो आएँ कह रहा है उसको लाउड कम सुनाई दिया। लाउड मतलब तेज ध्वनि बेटा, है ना? तो कानों की क्षमता पर डिपेंड करता है। और इंटेंसिटी क्या है? इसे कहते हैं
साउंड, पावर, ध्वनि की क्षमता कहते हैं। और ध्वनि की क्षमता हमेशा ध्यान देना एक जैसी होती है, एक जैसी होगी, जैसा वो निकलती है, वैसा ही वो रहेगी। व्यक्ति के कान पर डिपेंड नहीं करती है। मैंने निकाला वो मेरी इंटेंसिटी है, आपने इसे सुना वो आपके कान का लाउडनेस है। मैं लाउडनेस इज़ द इंडिविजुअल इफेक्ट, इंटेंसिटी इज़ द रूट ऑफ द साउंड। ये हमें ध्यान में रखना है। बाकी बस सिंपल सा तरीका था। अगला है ध्वनि की तीव्रता और उसके विभिन्न उदाहरण, यानी कि अलग-अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, जिनके बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे सामने एक पीपीटी है, इसको हम एज़ टू एज़ आपको अपलोड करवा देंगे, इसे आप पॉइंट कर लेना। जैसे ये है हार्ट बीट, जो हार्ट बीट है, ये निकालता है 5 डेसिबल की ध्वनि। अगला है मरमरिंग ऑफ लीफ, पत्तों का खरखराना, पत्तों की खरखराहट, और ये निकालता है 15 से 20 डेसिबल। कितना? 15 से 20 डेसिबल। अगला है गॉसिप्स या फुसफुसाना, फुसफुसाना, यानी कि जैसे कुछ लोग बात करते हैं ना, और क्या हाल-चाल है? सब बढ़िया है। तो वही ना, और बाबू क्या? आज बात नहीं। तो ये जो बातचीत चल रही है नाइट विज़न वाली, तो वो बेसिकली गॉसिप्स है, फुसफुसाना है। तो उससे हम 10 डेसिबल प्राप्त करते हैं। कितना? 10 डेसिबल। अगला है नॉर्मल टॉकिंग, यानी कि सामान्य बात। कैसा करना? सामान्य बात जो चल रही है, वो हो जाएगा 40 से 60। कितना? 40 से 60 डेसिबल के आसपास होता है। अगला है झगड़ा करना, क्वेरल करना। तो अगर कोई झगड़ा कर रहा है, तो 60 से 70। कितना आएगा? 60 से 70 डेसिबल। हम दोनों लिख रहे हैं, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, ठीक है? डब्ल्यूएचओ का जो आदर्श मानक है, डब्ल्यूएचओ का जो आदर्श मानक है, वो कितना है? वो 2 है। क्या-क्या? एक तो है 45 डेसिबल, ये रात के लिए है, और दूसरा 55 डेसिबल है, ये दिन के लिए है, कि भाई दिन में लोग ज़्यादा निकलता है, तो 55 डेसिबल हो गया, रात को कम निकलता है, 45 डेसिबल हो गया। जो सायरन है, सॉरी, जो डीजे है, डीजे में निकलती है 110 से 120, 110 से 120 डेसिबल। जो सायरन या रेल हॉर्न है, तो सायरन अथवा रेल के हॉर्न में, रेल के हॉर्न में जो साउंड है वो है 190 डेसिबल। इसके बाद एरोप्लेन या जेट प्लेन में, यानी कि जो एरोप्लेन है, इसमें जो निकलता है वो है 140 डेसिबल। फिर है नॉर्मल ब्रीथिंग, यानी कि सामान्य जो कोई साँस ले रहा है, कई बार कमरा इतना शांत होता है, व्यक्ति की सामान्य साँस भी पता चलती है, वो है 10 डेसिबल का। इसके बाद पटाखा अगर है, कि पटाखा दग रहा है, तो इस दौरान 125 डेसिबल है। अपने यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी, उसने ही कह रखा है कि भारत में बिकने वाले पटाखे 125 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए। इसके बाद जो वर्षा हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, तो वर्षा में 35 से 40 डेसिबल की ध्वनि निकलती है। इसके अलावा जो हम ईयरफ़ोन का यूज़ करते हैं, उसमें जो ध्वनि है वो है 60 से 80 डेसिबल। इससे ऊपर जाओगे तो ये हानिकारक होता है। कई बार अच्छी क्वालिटी का ईयरफ़ोन अगर आप लगाओगे, तो बताता भी है कि भाई क्या आप इससे ऊपर कान फोड़ना चाहते हो? तो आप कई बार कहते हो हाँ, मुझे अपने कानों को फाड़ना पसंद है। तो आप बढ़ा लेते हो, बट 80 डेसिबल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। बेटा 125 डेसिबल ही होना चाहिए। इससे ऊपर की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसके अलावा अगर कोई कमरा है पिन ड्रॉप साइलेंट, ध्यान देना, कोई पिन ड्रॉप साइलेंट कमरा है, यानी कि जहाँ पर कुछ भी गिरे तो पता चल जाए। इसका जो होता है डेसिबल, वो है 15 डेसिबल। कितना? 15 डेसिबल होता है। इसके अलावा अगला ध्यान देना, अगर हानिकारक साउंड की बात करें, तो ये हो जाता है 80 डेसिबल प्लस, ये हानिकारक है। इसके अलावा पागलपन कितने में होगा? कि किसी को अगर हम इतनी ध्वनि सुना दें कि पागल हो जाए, तो वो हो जाएगा 150 प्लस डेसिबल कुछ दिन तक। 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर उसको रखो पागलपन के लिए, पगला जाएगा। अलार्म जितने में आप जग सको। हालाँकि आपके लिए नहीं, आप तो जग ही नहीं पाओगे, बट ध्यान देना अलार्म के लिए कितना है? 50 प्लस डेसिबल मानते हैं कि यदि अलार्म 50 प्लस डेसिबल बजेगा, तो आदमी जग सकता है ना? मच्छर कान के पास, तो अगर मच्छर कान के पास आए और कहे कि क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का, तो जो आवाज़ मच्छर ने कहा क्रिस का गाना सुनेगा, तो उसकी ध्वनि है कितना? तो 30 से 50 डेसिबल। कितनी? 30 से 50। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया, जो औद्योगिक क्षेत्र है ना, इस औद्योगिक क्षेत्र में डब्ल्यूएचओ ने कितना मानक रखा है? तो दिन में, रात में 70 और दिन में 75 की बात करता है। इसके अलावा मोटरसाइकिल जब स्टार्ट हो रही होती है, तो मोटरसाइकिल कितना ध्वनि निकाल रही है? तो याद रखना, ऐसी स्थिति में वो 100 डेसिबल की ध्वनि निकालती है। ट्रांसफार्मर कितना ध्वनि निकालता है? तो अगर आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में 45 डेसिबल की ध्वनि निकलेगी। और जो एकदम साइलेंट लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो उस साइलेंट लाइब्रेरी में ध्वनि है 25 डेसिबल तक की आवाज़ आती है। इसलिए आप घड़ी-वड़ी की टिकटिकाहट सुन सकते हो, है ना? तो इस स्तर के भी सवाल पूछे जाएँगे। हाँ, सीधी-सी बात है, पूछ के आया, ऐसे ही कहेगा, "हेलो, रात को 2 बजे कि धूम का है ना, उसका क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का, सुनाएँ।" दिल ना दिया, ले बेटा। तो अब ये गाना सुनने में कान के पास आ रहा है, तो 30 से 50 के आस-पास ध्वनि निकाल रहा है। खैर, इतना आप अगर नोट कर लेना, कि मैंने जो आपको कंटेंट दिया, ये आजकल जो एग्ज़ाम्स पूछे गए हैं, उसी का है। इतना रट्टे तो ही पागल हो जाएँगे। तो आपको किसी गाना सुनना पड़ जाएगा फिर, तो पागल हो जाएँगे। क्योंकि आम बात है। अरे कैसे हो जाओगे? ऐसे कैसे हो जाओगे? इतने प्यारे हो आप। मेहनत करो, रिवीज़न करो, लिख के लिख के याद हो जाएगा ये तो। खैर, अगला टॉपिक है, उसका नाम है ध्वनि का तारतम्य या पिच ऑफ साउंड। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, पिच ऑफ साउंड, ध्वनि का तारतम्य। तो ध्यान रखिएगा कि ध्वनि का तारतम्य आवाज़ के मोटे और पतले होने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, पिच ऑफ साउंड, ध्वनि का तारतम्य। तो ध्यान रखिएगा कि ध्वनि का तारतम्य आवाज़ के मोटे और पतले होने के लिए जिम्मेदार है। ध्वनि का तारतम्य आवाज़ के मोटे और पतले हो खैर, अगला टॉपिक है, उसका नाम है